हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, लर्न बाय मैप्स नाम से हम एक सीरीज़ चलाते हैं जिसमें हम लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो मैप बेस्ड नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, असल में उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हमारा यहाँ पर सेट 5 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ दी लर्न बाय मैप सीरीज़। तो पिछले कुछ वीक्स में जो दुनिया में, इंडिया में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स चले, उन इवेंट्स में जहाँ जहाँ कुछ मैप्स की ज़रूरत पड़ी, ज़रूरी नहीं हम सिर्फ करंट मैप्स पे फोकस करेंगे, हम लोग स्टैटिक मैप्स को भी बीच में ज़रूर कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट मैप। असल में यहाँ पर बात पता है किस चीज़ के बारे में की जा रही है। यहाँ पर बात की जा रही है कि दुनिया का वो कौन सा ओशन है जहाँ पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे। देखो, वॉल्केनोज और अर्थक्वेक ऑलमोस्ट सेम ही एरियाज में ज़्यादा आते हैं। ये जो एरिया है ना, जो आपको यहाँ पर थोड़ा रेडिश दिख रहा है, ये असल में है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? तो आप देखो, ये अगर हम इसको यहाँ से कवर करें तो ये थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बगल से शुरू होती है, फिर ये इंडोनेशिया, जापान, फिर ये अलास्का में पहुँचती है। अलास्का से ये नॉर्थ अमेरिका के लेफ्ट से निकल के पूरा ये फिर साउथ अमेरिका तक पहुँचती थी। ठीक है, यहीं पर आपको दुनिया में मैक्सिमम अर्थक्वेक्स, मैक्सिमम वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज असल में किस ओशन में है? जो रिंग ऑफ फायर के बिल्कुल बीचों बीच ओशन है वो है पैसिफिक ओशन या पैसिफिक प्लेट। असल टेक्टोनिक प्लेट की बात बताई जा रही है। तो जो पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट है ना, वो जहाँ पर बाकी प्लेट से कनेक्ट होती है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, जहाँ वो उनसे कनेक्ट होती है, असल में वो जो बाउंड्री बनेगी ना, वही है रिंग ऑफ फायर। दुनिया का सबसे वॉलेटाइल रीजन, यहाँ पर अर्थक्वेक और वॉल्केनो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें भी अगर आपको एक रीजन बताना हो ना कि एक्चुअली में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कहाँ है, एक है इंडोनेशिया के पास और एक यूएस के अलास्का के पास। ये दो जगहों पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैप है। ये 180 मेरिडियन दिखा रहा है। असल में ना होता क्या है, देखो, हम तो बना देते एक मैप को रेक्टेंगुलर, यहाँ पर भी है, पर असल में तो वर्ल्ड इस तरह से आपको बिल्कुल रिकनेक्टिंग देखने को मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, हम ना असल में जो दिन की शुरुआत होती है, कि जैसे जो भी आज डेट है 1 अप्रैल 2 अप्रैल, कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है इस लाइन से। जैसे न्यूजीलैंड में सबसे पहले न्यू डे आया। ठीक है, तो न्यूजीलैंड, जैसे न्यू ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं, सबसे पहले न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिर एशिया की बहुत सारी कंट्रीज, अफ्रीका, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज। अब यूरोप के बाद फिर यहाँ जाता है, ये आ जाता है ग्रीनलैंड। ठीक है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो मतलब दिन सबसे पहले शुरू कहाँ से होगा? न्यूजीलैंड कह सकते हो या रशिया का ये वाला पार्ट, और दिन सबसे लास्ट में खत्म कहाँ होगा? रशिया का ये वाला पार्ट, इस लाइन के उधर। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा, अगर एक प्लेन ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका जा रहा है तो ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका जाने वाला दिन 2 अप्रैल को स्टार्ट करेगा जर्नी। फर्स्ट एक दिन, मतलब आप टाइम में पीछे जा सकते हो, एक्चुअल में नहीं, डेट्स में। ठीक है, अगर एक प्लेन अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया आ रहा है तो असल में वो लूज करेगा। मान लो वो 1 अप्रैल को चला और कुछ ही घंटों में, 24 आवर्स पूरे भी नहीं किए, कुछ ही घंटों में वो 2 अप्रैल ऑस्ट्रेलिया में लैंड करके। ठीक है, तो ये 180 मेरिडियन दिखा रहा है यहाँ पर। असल में आपने रिसेंटली सुना होगा आफ्सवा के बारे में, बड़ी डिस्कशन है रिसेंटली। नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन्स में आफ्सवा को एक्सटेंड भी कर दिया गया 6 महीने के लिए। आपको पता होगा आफ्सवा आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट है। तो ये असल में मैप क्या दिखा रहा है कि इंडिया के वो कौन से रीजन्स है जहाँ हम आफ्सवा देख पाते हैं। आफ्सवा में क्या होता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज, आर्म फोर्सेज, स्टेट पुलिस फोर्सेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनकी पावर्स बढ़ा दी जाती है। तो इंडिया में एक्चुअली हमने आफ्सवा कहाँ कहाँ देखा है? जम्मू एंड कश्मीर में हमने काफ़ी बार देखा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल हो गया, असम, नागालैंड, इन सब में भी आफ्सवा काफ़ी बार एक्टिवली हमने इम्प्लीमेंट होता देखा है फॉर दी सेफ्टी, या फिर कहें फॉर दी लॉ एंड ऑर्डर। इस वजह से आफ्सवा को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले एक आइलैंड जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में, काचीतीवू आइलैंड, बहुत न्यूज़ में था कि ये डिबेट शुरू होगी कि भाई ये तो इंडिया का पार्ट होता था, श्रीलंका को क्यों दे दिया। अब लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले फिर से डिबेट शुरू हो गया। कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसे कहती है कि कांग्रेस की वजह से जो आइलैंड था, मतलब था तो वैसे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस टाइम पे, ये आइलैंड का सारा डिस्प्यूट था। तो आज भी आइलैंड, देखो, डिस्प्यूटेड तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की तरफ से ऑफिशियली इंडिया मान चुका है कि आइलैंड श्रीलंका का पार्ट है। अब आवाज़ें ये उठती है कि इसको वापस लो। तमिलनाडु स्टेट बहुत डिस्प्यूट करती है। वैसे इस आइलैंड पे आपको ह्यूमन प्रेजेंस नहीं देखने को मिलेगी। जो मछुआरे हैं वो यहाँ पर इसको एक रेस्ट स्टॉप के लिए या फिर थोड़ा रिलीजियस एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि इंडिया में असल में वो रीजन जो सबसे ज़्यादा
आइडियल है, सबसे बेस्ट है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। तो क्या ब्रह्मपुत्रा वैली के आसपास, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में, इंडो गिंडेक्टिक प्लेन, मतलब ये पंजाब हरियाणा यूपी, ये सब डेक्कन प्लेटू में, या फिर रन ऑफ कच्छ में। देखो अब ऐसे कुछ लोगों को लगा कि हाँ भाई रन ऑफ कच्छ जो है बिल्कुल वहाँ पर कॉटन की प्रोडक्शन होती है, पर असल में ना डेक्कन प्लेटू जो है वो ओवरऑल यहाँ पर बेटर एक आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ रन ऑफ कच्छ नहीं एक एरिया, आसपास के एरिया में भी बहुत अच्छी कल्टीवेशन होती है कॉटन की। तो डेक्कन प्लेटू इसका एक बेटर आंसर होगा, ठीक है। ये क्या है, ये असल में बता रहा है इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी नीचे डाउन आ रहा है और फ्यूचर में और ज़्यादा गिरेगा। फर्टिलिटी रेट पता है क्या होता है, किसी भी कंट्री में एक एवरेज फीमेल अपनी पूरी लाइफ में कितने बच्चों को जन्म देती है। तो इंडिया में अभी के लिए जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 के आसपास बताया जाता है। देखो 2.1 क्या होगा ना, 2.1 होगा कि 10 इंडियन फीमेल्स अपनी पूरी लाइफ में 21 बच्चों को जन्म देती हैं। तो हम मानते हैं कि भाई 10 इंडियन फीमेल है, ठीक है, कपल होगा तो 10 फीमेल 10 मेल, तो 20 लोगों ने आगे 21 लोग बना दिए, ठीक है। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। पुरानी जनरेशन ने अगली जनरेशन को रिप्लेस कर दिया। पर अगर आप देखो इंडिया में एक टाइम पे फर्टिलिटी रेट 5-6 के भी होते थे, मतलब 10 फीमेल्स अपनी पूरी लाइफ में 50 बच्चों को 60 बच्चों को भी जन्म देती थी। पर फ्यूचर में अगर आप देखो इंडिया के फर्टिलिटी रेट बहुत बुरी तरह से गिरेंगे। 2050 में 1.29 हो जाएगा, मतलब 10 फीमेल 13 बच्चों को जन्म देंगे अपनी पूरी लाइफ में। और 2100 मतलब या ज़्यादा दूर नहीं है, आज से 75.5 ईयर्स के बाद इंडिया का फर्टिलिटी रेट होगा 1.04। 10 फीमेल्स अपनी पूरी लाइफ में 10 ही बच्चों को जन्म देंगे। तो 10 फीमेल 10 मेल, 10 कपल्स ने 10 बच्चों को जन्म दिया, तो मतलब 20 लोगों ने 10 लोग बनाए, एकदम से इंडिया की पॉपुलेशन आधी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आई होप इससे आपको ये भी समझ में लगता है कि क्यों हमारी कंट्री में एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक से पिक्चर, आपको पता है स्टैगफ्लेशन एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है। वैसे तो देखो जीडीपी की ग्रोथ और इन्फ्लेशन ये एक साथ ऊपर या नीचे आते हैं, पर स्टैगफ्लेशन एक इतनी डेंजर सिचुएशन है कि जीडीपी की ग्रोथ अगर नीचे, इन्फ्लेशन तो भी ऊपर है। वैसे ग्रोथ और महंगाई एक साथ ऊपर या नीचे जाती है, पर यहाँ ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन में ग्रोथ गिरती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, डिमांड भी गिरती है, पर महंगाई फिर भी बढ़ जाती है। ये इकोनॉमी का प्रिंसिपल असल में यहाँ टूट जाता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है। रिसेंटली हमारी कंट्री में इसरो के द्वारा कुछ बहुत यूनिक चीज़ें टेस्ट की गई। असल में इसरो ने टेस्ट किया पुष्पक को। पुष्पक क्या है ना, ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट होगा जो कि अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करके वापस से री एंट्री करेगा, वापस से लैंड कर जाएगा, इसको फिर से रीफ्यूल कर सकते हैं। ये किससे इंस्पायर्ड है, नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम था, मतलब ये जो रॉकेट्स वगैरह थे ये तो ओशन में गिर जाते थे स्पेस शटल के, ये जो पार्ट है ये वापस आता था। ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल पे हमने पुष्पक को बनाया रिसेंटली, दूसरी बार इसको सक्सेसफुल टेस्ट किया, ठीक है। ये असल में एक मैप है मून का, और इस मैप में 3 पॉइंट्स आपके लिए जानने जरूरी हैं। शिव शक्ति पॉइंट, तीनों आपको सदर्न पोल के आसपास मिलेंगे। तिरंगा पॉइंट, जवाहर पॉइंट। चंद्रयान 3 से जुड़ा हुआ शिव शक्ति, चंद्रयान 2 से जुड़ा हुआ तिरंगा, चंद्रयान 1 से जुड़ा हुआ जवाहर पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट को रिसेंटली जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर लिया, मतलब अब दुनिया में ग्लोबली जो मून मैप्स होंगे उसमें ये पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट की तरह ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यहाँ पर एक्चुअल में जो चंद्रयान 3 का लैंडर था उसने लैंड किया था ऑन दिस शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। यहाँ पर थोड़ा एक आपको और चीज़ बता देता हूँ। आज तक यूएस के जो मिशंस थे आप देखोगे मून के इक्वेटर के आसपास ज़्यादा थे। चाइना के मिशंस थोड़ा इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में ज़्यादा थे। यूएसएसआर के मिशन भी रैंडमली इक्वेटर के पास या नॉर्थ पोल के पास थे। इंडिया के जो मिशन थे ना वो यूनिकली सारे के सारे अब तक के साउथ पोल के पास थे। पर हाँ, इसमें एक फ़र्क है, यूएस के मिशंस में वो ह्यूमंस को भेजते थे, तो ह्यूमंस मून के पोल के आसपास इतना बेटर नहीं रहेगा। जैसे अर्थ के पोल है ना, काफ़ी ठंडे काफ़ी रफ, ऐसी मून के पोल है। तो इंसान जब भी मून पे भेजाएगा वो पोल्स पे नहीं, वो इक्वेटर के आसपास ही ज़्यादा बेटर है। और ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो ये शिव शक्ति पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया ना, इसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है अफ्रीका का। हमने पहले भी अफ्रीका के मैप्स को देखा है। असल में ये मैप में ना क्वेश्चन क्या बना था, क्वेश्चन ये बना था कि 4 कंट्रीज दी गई थी, आपको बताना था उनमें से 4 कंट्रीज में से वो कौन सी अफ्रीकन कंट्री थी जिसके पास कोस्ट लाइन नहीं थी। तो इसका सही आंसर था बोत्सवाना, ठीक है। बोत्सवाना के पास असल में कोस्ट लाइन, बाकी ऑप्शंस थे जैसे तंजानिया था, मोजाम्बिक था, मॉरिशस था, ठीक है। तो बोत्सवाना ऑप्शन जो था वो असल में एक कोस्ट लाइन शेयर नहीं करता। और काफ़ी आप देख सकते हो इस मैप से जो हमने इंडिया में चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हम अफ्रीकन चीतास को इंडिया लेके आते हैं। वो असल में ये सदर्न अफ्रीका से, जैसे बोत्सवाना, नमीबिया, इन सब कंट्रीज से असल में हम चीतास को इंडिया अभी ये ऐसा नहीं कि बस हमने वो 20-25 मंगवाए बहुत हो गए, अभी काफ़ी
लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम 20 चीताज लाएंगे तो हो सकता है उनमें से कुछ सर्वाइव ना भी कर पाए, क्योंकि बिल्कुल एक नया एनवायरनमेंट उनको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, ये असल में क्या मैप है, ये मैप है अबाउट लद्दाख। रिसेंटली लद्दाख बहुत न्यूज़ में था, तो लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट्स, तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर से आप लद्दाख की तरफ आओ तो जोजिला, कारगिल जैसे बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर लद्दाख में और क्या इंपॉर्टेंट है, लद्दाख में इंपॉर्टेंट है नुब्रा वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है, जंस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लद्दाख में आपको पैंगोंग लेक देखने को मिलेगी। इस पैंगोंग लेक के बिल्कुल दूसरी तरफ आपको जो चाइना के साथ सिचुएशन है वो देखने को मिलेगा। जो खारदुंगला पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाइकर्स जाते हैं ना अपने पूरे ट्रिप में, वो इन सब स्पॉट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिसेंटली हमारी कंट्री में जो नेवी है, नेवी को मिला अपना खुद का हेडक्वार्टर्स, नौसेना भवन, नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में इसको फाइनली बना दिया गया है। पर नेवी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से, देखो पहले तो नेवी के लिए 3 शहर बड़े इंपॉर्टेंट है, जहां से नेवी की 3 कमांड्स चलती हैं। ईस्टर्न लेवल कमांड के हेडक्वार्टर्स है विशाखापट्टनम, वेस्टर्न लेवल कमांड के हेडक्वार्टर्स है मुंबई, और सदर्न लेवल कमांड के हेडक्वार्टर्स है कोची। पहले तो ये शहर इंपॉर्टेंट हुए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट शहर है, जैसे अंडमान एंड निकोबार का पोर्ट ब्लेयर हो गया, कोलकाता बहुत इंपॉर्टेंट है नेवी के लिए, चेन्नई इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप का कवारत्ती इंपॉर्टेंट है, गोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओखला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नेशनल जो इनका एक नौसेना भवन है न्यू दिल्ली में, उसके अलावा और 3 जो इनकी कमांड है उनके हेडक्वार्टर्स के अलावा, ये जो शहर है नेवी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, ये असल में क्या है, रिसेंटली आपने सुना होगा एक साइंटिफिक प्रोसीजर होता है, हेल्थ प्रोसीजर, IVF, काफ़ी न्यूज़ में था। पंजाब गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट में आ गई थी। IVF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो असल में अगर एक कपल है और अगर वो कपल चाहता है कि वो प्रेग्नेंट हो, पर नेचुरली वो उनके लिए कंसीव करना मुश्किल है, तो ये एक असिस्टेड टेक्नोलॉजी होती है IVF की। इसमें असल में क्या किया जाता है कि इसको ना इंडिया में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बुलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि असल में जो स्पर्म है और जो एग है, असल में उसको जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो एक लेबोरेटरी में किया जाता है, और वापस से उसको फीमेल बॉडी में प्लेस कर दिया जाता है, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके बाद प्रेगनेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है एक ऐसे सी का, जो पिछले ऑलमोस्ट मोर देन 2 ईयर से बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। ये है ब्लैक सी। आपको इस इमेज से लग रहा होगा कि शायद ब्लैक सी ना कहने का सी है, असल में बहुत बड़ी लेक है, क्योंकि ये हर तरफ से लैंड से घिरा हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप बॉस्फोरस स्टेट से देखो ना, तो स्टेट ऑफ मरमरा और आगे एजियन सी होता होता है, ये मेडिटेरियन सी में घुस जाता है, तो बिल्कुल ब्लैक सी में आने जाने का रास्ता है फ्रॉम बॉस्फोरस। तो ये असल में एक बहुत बड़ी लेक नहीं है, एक्चुअल में सी है। ठीक है, जैसे आप कैस्पियन या अरल सी देखो तो वो कहने के सी है, असल में बहुत बड़ी लेक्स हैं, ब्लैक सी ऐसा नहीं। इंपॉर्टेंट क्यों 2 साल से ज़्यादा टाइम से, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन की वॉर है बिल्कुल ब्लैक सी के नॉर्थ में चल रही है। अगर आप देखो उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट शहर है वॉर का, खरसों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो क्राइमियन पेनिनसुला, ये तो रशिया ने 2014 में ही एनेक्स कर लिया था यूक्रेन का। तो असल में इसी सी के नॉर्थ में जो वॉर चल रही है बिटवीन रशिया और यूक्रेन, वो हम देख रहे हैं। ये रीजन जो है यूक्रेन का, ये ऑलमोस्ट रशिया के कंट्रोल में अच्छा खासा है। रशिया इस रीजन को भी यूक्रेन के लिए बंद करना चाहता है, जिससे उनकी नेवल एक्सेस पूरी ही बंद हो जाए। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है। रिसेंटली हमने देखा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्लोबली रिलीज किए जाते हैं, इंडिया में भी। इंडिया में तो शायद अगर दुनिया में आज सबसे ज़्यादा कहीं एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम, एयर क्वालिटी की प्रॉब्लम है, तो वो इंडिया में देखी जाती है। वैसे दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड कंट्री बना है बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, थर्ड पे इंडिया। पर जिस तरह से हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, जिस तरह से हम फ्यूचर देखते हैं, जिस तरह से इंडिया की ग्रोथ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन की इंडिया के सामने, और इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन भी इंडिया को ही सोचना चाहिए। हमारे यहाँ पर भी प्रॉब्लम असल में कहाँ है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये जो रीजन बनता है ना इंडो गैंगटिक प्लेन्स का। तो लोग बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। अब इसमें आप देखते हो कि PM 2.5, वैसे तो और बहुत तरह के तरीके होते हैं, आप सल्फर डाइऑक्साइड को चेक कर सकते हो, आप ओजोन को चेक कर सकते हो, पर PM 2.5, पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 का जो पॉल्यूटेंट होता है ना, जो बहुत ही असल में थिन पॉल्यूटेंट है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। उसके लेवल्स आप देख सकते हो कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। ठीक है, ये एक मैप के असल में हमारी कंट्री में हमारे पास एक प्रॉपर मैप अब तक था ही नहीं कि इंडिया में फॉरेस्ट फायर्स, जो भी बिल्कुल वेदर आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो सूखे जंगलों में आग लगेगी पूरे इंडिया में, बहुत जगह देखा जाएगा। तो फॉरेस्ट फायर्स के कहाँ पर हमको ज़्यादा खतरा है, कहाँ पर ज़्यादा अक्रेंस है, पिछले सालों में कहाँ फॉरेस्ट फायर्स ज़्यादा देखी गई, तो आप देख सकते हो जैसे जैसे ये
डार्क रेड की तरफ जा रहा है वहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह से ये बिल्कुल येलोइश या क्रीमी सा है वहाँ पर चांसेस काफ़ी कम है। तो आप देख सकते हो कौन सी स्टेट्स में बहुत ज़्यादा चांसेस है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ हद तक उत्तराखंड, फिर नॉर्थ ईस्ट में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ फॉरेस्ट फायर लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। हमने पिछली क्लास में एक ऐसा ही मैप किया था, उसमें था इंडिया में लैंडस्लाइड होने के चांसेस कहाँ सबसे ज़्यादा। तो लैंडस्लाइड मैप और फॉरेस्ट फायर मैप रिसेंटली मतलब पिछले कुछ महीनों में हमने पहली बार हमारी कंट्री में देखा, ठीक है। ये असल में क्या है, ये है इंडिया के इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो श्रीनगर, अमृतसर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नागपुर, गया, बागडोगरा, रांची, कोलकाता, गुवाहाटी, इम्फाल, भुवनेश्वर, रायपुर, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, गोवा, बेंगलुरु, चेन्नई, किन्नौर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मदुरई और तिरुचिरापल्ली। उसके अलावा पोर्ट ब्लेयर। ये हमारी कंट्री के 2022-2023 के हिसाब से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जिनमें फ़्लाइट इंडिया के बाहर से भी आते हैं, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब अब हर स्टेट को मिनिमम 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देने का, मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, पर हम कोशिश करें कि हर स्टेट में कम से कम 2, और कुछ स्टेट्स में तो आप देखो जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, यूपी हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहाँ तो 3-4 भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैं या तो बन चुके हैं या बस उनका फाइनल स्टेजेस में काम चल रहा है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है असल में, जो हम इजराइल और गाज़ा के बीच की सिचुएशन देख रहे हैं। अब तो काफ़ी महीने हो गए, वो बिल्कुल इस रीजन में हम देख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। जो आपने देखा होगा कि हमास लड़ रहा है, वो तो इजराइल के साथ जो गाज़ा है वहाँ से ऑपरेट करता है। हिजबुल्ला जो है इजराइल के ऊपर लेबनान से ऑपरेट करता है। जो हूती रेबल्स हैं वो यमन से ऑपरेट करते हैं, उन्होंने यहाँ काफ़ी शिप्स को अटैक किया। ये है गल्फ ऑफ ओमान, जहाँ से असल में पर्शियन गल्फ की एंट्री होती है। बहुत सारे कंट्री के शिप्स को यहाँ एंटर करना होता है क्रूड ऑयल की परचेज के लिए, तो गल्फ ऑफ ओमान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको ना एक ब्लू लाइन बॉर्डर देखने को मिलेगा। पूछते हैं ब्लू लाइन बॉर्डर असल में इजराइल और लेबनान के बीच में होता है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन फोर्सेस को भी खड़ा होना पड़ता है फॉर पीस टॉक्स। तो ऐसा नहीं कि इजराइल के सिर्फ ये सीरिया या गाज़ा की तरफ बॉर्डर जो है वो डिस्प्यूटेड है, लेबनान के साथ भी इनका कोई बहुत शांत बॉर्डर नहीं। पहले भी यहाँ पर काफ़ी बार वायलेंस देखी गई बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, ठीक है। लेबनान की कैपिटल होती है बेरूट। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैप है। असल में रिसेंटली हमारी कंट्री में डिस्कशन की गई कि काफ़ी सारी जो कैंटोनमेंट्स है ना, अब उनको कैंटोनमेंट बोर्ड की जगह जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनके अंदर इंक्लूड किया जाएगा ताकि लोगों को सर्विसेज अच्छे से मिल सके। तो ये एक मैप है हमारे यहाँ जो थोड़ी हिस्टोरिकल जो पुरानी कैंटोनमेंट्स हैं उनको दिखाता है। तो ये जो आप नंबर्स देख रहे हो, जैसे डलहौजी से लेके वेलिंगटन तक सारी इंपॉर्टेंट जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे कैंटोनमेंट्स थी। आई होप आप कैंट एरिया के नाम से आप लोग आपको पता होगा, ठीक है। डलहौजी है, इसमें अमृतसर है, जलंधर है, फिरोजपुर, कसौली है, सारे रुड़की है, सारे इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो थोड़ा नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जो माउंटेन एरियाज़ में ज़्यादा कैंटोनमेंट्स को बनाया जाता था। थोड़ा ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उनको वेदर थोड़ा ज़्यादा यहाँ का सूट कर जाता था, ठीक है। इसके साथ आज की लर्न बाय मैप्स में आई होप काफ़ी सारा मटेरियल हमने डिस्कस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप्स थे, काफ़ी मैप्स इसमें से जो करंट में चल रहा था उससे जुड़े हुए थे, कुछ इसमें जो स्टैटिक से रिलेटेड मैप्स थे। तो इसी तरह से हमारा मोटिव होता है कि लर्न बाय मैप्स में ना हम लोग कोशिश करें कि जो मैप कंटेंट है उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें, उसको और बेटर तरीके से हम समझें, ताकि आपको जब भी कोई मैप बेस्ड क्वेश्चन आए या फिर किसी जगह आपको मैप की कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो ये स्लाइड्स, ये क्लास आपको हेल्प कर सके। तो मिलेंगे अपनी ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। हमने अब तक 4 सेट कवर किए हैं, 5th सेट है, 6th सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।